BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से 1950 जो रहेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर हमारा क्या रहेगा, इसमें पहली रहेगी। तो इसमें 1.2 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 18वीं शताब्दी की विशेषता क्या है, या 18वीं शताब्दी को अंधकार की सदी क्यों बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद क्या है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाले। कई बार मुगल साम्राज्य का पतन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन जो पिछली बार आ चुका है। ठीक है, तो इस बार लगता नहीं उसके आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी से क्वेश्चन रिलेट करता हुआ इससे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 1.2 और 1.3 को हम देखते हैं, जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 1.2 में देखिएगा क्या है, 18वीं शताब्दी प्रमुख विशेषताएं। देखिएगा पेज नंबर 10 पे है। ठीक है, देखिएगा व्यापक कार्यरत प्रक्रियाओं और विचारों से विस्तृत क्षेत्र को समझने के लिए इस शताब्दी को निम्नलिखित विशेषताओं में ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं भैया कि सर पीडीएफ तो भेजिए। भेज दिया है मैंने, चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं शताब्दी को समझने के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, देखो भाई 18वीं शताब्दी क्या थी, पहली मैं बात करता हूँ। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1701 यानी 1707 से लेकर के 1799 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, 18वीं शताब्दी। ठीक है, 1701 से लेकर के 1799 तक जो पूरा 100 साल चलेगा, क्या रहेगा, इसी को बोला जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि भारत में मुगल सल्तनत चल रही है। मुगल काल कब से चल रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई से। यानी कब से पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, अगर आप देखेंगे तो पानीपत की जो आपकी पहली लड़ाई है 1526। ठीक है, 1526 से बाबर ने शासन करना शुरू किया, और उसके बाद क्या था, जो मुगल बादशाह, जो प्रमुख मुगल बादशाह, यानी कह सकते हैं कि अगर आप देखोगे जो औरंगजेब की मृत्यु, किसकी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। ठीक है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उससे क्या होता है कि मुगल सल्तनत, ठीक है, मुगल जो होते हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। मुगल साम्राज्य जो था, ठीक है, वो क्या पड़ गया, धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। यानी उसमें जो शासक थे, यानी जो बादशाह थे, वो आते जा रहे थे और जाते जा रहे थे, यानी जो साम्राज्य था वो बहुत कमजोर पड़ गया। अगर हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में मुगल पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। ठीक है, और मुगल जब कमजोर पड़ते हैं तो कई सारी देसी रियासतें जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होने लग गई। ठीक है, देसी रियासतें क्या होती हैं, आजाद होने लग जाती हैं। अगर मैं देसी रियासतों की अगर बात करूं तो कौन सी देसी रियासत, अगर आप देखेंगे तो जैसे मैसूर क्या होता है कि एक अलग राज्य बन गया। मैसूर की स्थापना, अगर आप देखोगे बंगाल, ठीक है, मुगलों में से ही बंगाल अलग हो गया। ठीक है, पंजाब, ठीक है, अवध। ठीक है, यानी 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा कि एक तो मुगल कमजोर पड़े, और मुगलों का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसमें से क्या, देसी रियासत यानी स्वतंत्र साम्राज्य यानी स्वतंत्र शासक घोषित होने लगे 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी में ही अगर आप देखोगे, ठीक है, 18वीं शताब्दी में ही अगर हम देखेंगे, जो 18वीं शताब्दी थी उसमें क्या हो रहा था कि मुगल धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं और देसी रियासतों का उदय हो रहा है, यानी स्वतंत्र शासक आ रहे थे। और उसी के बीच में देखेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी जो थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, उसका धीरे धीरे पकड़ जो थी भारत में अगर देखोगे तो उसका एक प्रकार से अधिकार, क्योंकि आपको पता होगा 1757 में, ठीक है भैया, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर, दो लड़ाइयों को जीतने के बाद धीरे धीरे भारत में अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें तो कौन मजबूत हो रहा है,
ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आती है भारत में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। भाई 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करती थी, अब वही कंपनी क्या कर रही कि अगर आप भारत में देखोगे तो इंडिया में क्या करने लग गई है कि अब उसको राजस्व को वसूलने का अधिकार मिल गया है प्लासी और बक्सर जीतने के बाद। यानी बंगाल की उनको दीवानी मिल गई है। दीवानी का मतलब होता है कि अब वह राजस्व को कलेक्ट करने लगे थे। यानी अगर 18वीं शताब्दी में देखोगे तो 18वीं शताब्दी को अंधकार की सदी इसलिए बोला जाता भैया क्योंकि एक तरफ तो मुगल पतन की ओर बढ़ रहे हैं, साथ में देसी रियासतों का उदय हो रहा है, और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, अंग्रेजी जो कंपनी है उसकी धीरे धीरे शक्तियां बढ़ रही हैं। ठीक है, ये 3 सेगमेंट हैं, 3 चीजें आप भारत में दिखाई देंगी। और 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो कई सारे साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे मैंने बोला ना, मैसूर को आप अगर नाम टीपू सुल्तान का सबने नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान मैसूर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो बंगाल, ठीक है, अवध, सिंध, पंजाब, ठीक है, ये सारी नई शक्तियों का भारत में उदय होता है और ये मुगल से अलग होती है। यानी मुगल कमजोर पड़ते हैं, भारत में नई शक्तियों का उदय, और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्रकार से क्या कर रही थी, राजनीतिक सत्ता उसकी जो थी वह धीरे धीरे मजबूत, पावरफुल होती चली जा रही है। ठीक है, तो 18वीं सदी में मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो यही सारी चीजें हो रही थी। यानी मुगल साम्राज्य का विभाजन या मुगल साम्राज्य का पतन भी कह सकते हो, मुगल धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं कह सकते हो। और 18वीं सदी को अंधकार की सदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत किस दिशा में जाएगा और भारत का भविष्य क्या होगा, ये पूरा अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। ठीक है, भारत का भविष्य क्या होगा इसमें पूरी अनिश्चितता है। अरे भाई, जिस देश में मुगल कमजोर हो रहे हो, अंग्रेजी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक शक्ति के रूप में आ रही हो, और नई नई देसी रियासतें जो बन रही थी, जो स्वतंत्र शासक थे, अगर मैं बात कहूं जैसे मैसूर है, हैदराबाद है, सिंध है, पंजाब है, ठीक है, बंगाल है, अवध है, ये आपस में क्या कर रहे थे, आपस में शक्तियों के लिए लगातार क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। पहला चैप्टर है, ठीक है, 1.2। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं कि ये आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा कि भारत में एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो उथल पुथल भरा दौर चल रहा था। ठीक है, तो भाई इंडिया का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा। और आपको पता होगा 1761, आपको पता होगा कि 1761 में आप देखोगे तो मराठा भी हारे हुए हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे, मोटे तौर से देखोगे तो 18वीं शताब्दी जो आपकी ये चल रही है, 18वीं शताब्दी मैंने बोला ना, प्लासी और बक्सर जीतने के बाद अंग्रेज एक पावरफुल बन चुके हैं, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखोगे 1757 और 1764 जीतने के बाद, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है उसी के बाद से उठापटक होने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद कोई मुगल बादशाह जो आता है वो बहुत पावरफुल बादशाह नहीं रहा ना। हम बात करें जैसे 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर जीतने के बाद भारत में देखोगे तो मुगल पूरी तरीके से, अगर मैं बोलूंगा तो खत्म हो गए हैं, और अंग्रेज जो मुगल बादशाह है वो एक प्रकार से पेंशनर बन गया है अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने उनको एक प्रकार से भैया सैलरी बेस शासक होने लगे, मुगल बादशाह सैलरी लेता है। इसलिए शायद आपको होगा कि भाई अंग्रेज इस देश में लगातार बढ़ रहे हैं और उनको रोकने वाला हमें इस देश में कोई नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, रीजन क्या है, क्योंकि सारे पेंशनर हैं। ठीक है, इसी के बीच में अगर आप देखोगे तो 1800 जो देखोगे आगे चल करके 1857 की क्रांति होती है कुछ सालों के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना इस देश का दमन और शोषण किया, जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे क्रांति को। तो 18वीं शताब्दी की यही प्रमुख विशेषताएं आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इसको अंधकार की सदी बहुत लोगों ने, या दीर्घकालिक सदी लोगों ने, कि ये जो सदी है ये खत्म ही नहीं हो रही थी। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 18वीं शताब्दी में एक नया साम्राज्य आता है, मैसूर। ठीक है, जिसकी स्थापना हैदर अली ने की है। आगे चैप्टर नंबर 2 में हम उस चीज को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैसूर का क्या रहा। तो मैसूर एक साम्राज्य था और 1799 में मैसूर का पतन हो जाता है, मैसूर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें एक साम्राज्य का उदय होता है। अगर उसी प्रकार से देखो, जब मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के जो रणजीत सिंह है, उन्होंने क्या अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर रखी है। ठीक है, भैया आप सिंध के इधर नहीं आएंगे और अंग्रेज सिंध की बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी में 3 प्रमुख बातें हैं।
ठीक है, वो 3 प्रमुख बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना। मुगलों का पतन हो रहा, मुगल उत्तर मुगल काल भी इसको बोलते हैं। यानी अगर आप देखोगे औरंगजेब की बात को, अगर जिस काल को क्या उत्तर मुगल काल, यानी जिस समय मुगल बादशाह पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं, ठीक है, यानी मुगलों की जो शक्ति है, जो पावर है, वह पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, पतन की ओर मुगल साम्राज्य बढ़ गया। दूसरी, स्वतंत्र शासक, दूसरी विशेषता स्वतंत्र शासक, कई सारी स्वतंत्र शक्तियां, स्वतंत्र शासक भारत में आते हैं। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जो यहां पर भैया व्यापार करती थी, अब व्यापार करते करते क्या करने लग गई है कि अब वह उसको राजनीतिक शक्ति यानी राजनीतिक पावर उसने, यानी अब वो उसने राजस्व संबंधी, नहीं कह सकते हो कि बंगाल और बिहार और उसको यानी उड़ीसा की, यानी कह सकते हो उसके दीवानी मिल गई है कि प्लासी और बक्सर जीतने के बाद। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषता है और अंधकार की सदी भी इसीलिए इसको माना जाता है क्योंकि इस सदी में पता ही नहीं चल रहा था भारत पूरी तरीके से, आर्थिक स्थितियां भारत की कमजोर होती चली जाएंगी। क्योंकि आपको पता होगा इसी के बाद अस्थायी बंदोबस्त और दुनिया भर के जो बंदोबस्त चलेंगे किसानों का, और भारत में जो व्यापार होगा, उद्योग होगा, उनका धीरे धीरे पतन बढ़ेगा। इसीलिए इसको अंधकार की सदी बोला जाता है और दीर्घकालिक एक सदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय सदी इतनी लंबी लग रही थी। क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंसान का खराब समय चलता है तो बीतता नहीं है, अच्छा समय तो जल्दी बीत जाता है, लेकिन अगर किसी का बैड टाइम चल रहा, खराब समय चल रहा, तो जल्दी बीतता भी नहीं है। इसको दीर्घसती भी बोला जाता है 18वीं शताब्दी को। ठीक है, जिस समय भारत का भविष्य पता ही नहीं चला भैया ये कहाँ जाएगा। ठीक है, 1.2 में यही चीजें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो वही चीजें हैं। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी को लेकर के वाद विवाद किस रूप में बना है। बहुत सारे 18वीं शताब्दी में इतने तेजी से परिवर्तन हो रहे थे कि स्वाभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं हैं। एक मोटे तौर पर यह वाद विवाद है कि इस शताब्दी में जो 2 भागों में बांट सकते हैं, इस पूरी शताब्दी को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। शुरू होता है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है, साम्राज्य केंद्रित और क्षेत्र केंद्रित विचार। 2 मत हैं इस समय। कौन कौन सा मत है, साम्राज्य केंद्रित और दूसरा है केंद्रीय विचार। देखिएगा 1750 के बाद 2 विचारधारा, भारतीय और यूरोपीय समर्थन मिलते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी पहले चर्चा करते हुए कि कुछ इतिहासकार मुगल साम्राज्य और उनकी संस्थाओं को केंद्रीय और समाज को अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया की भूमिका में, देखो जो मुगल साम्राज्य था वो कैसी शासन प्रणाली थी, केंद्रीय शासन प्रणाली थी। सिंपल सा बात करूं, भारत में अभी जो है केंद्रीय शासन प्रणाली, यानी केंद्र का मतलब समझते हो, मुगल जो साम्राज्य था उसमें जो बादशाह होता था वही सर्वे सर्वा होता, यानी शक्तियों का किसी प्रकार से बंटवारा नहीं है। ठीक है, मुगल साम्राज्य कैसा है, केंद्रीय शासन प्रणाली है। और देखोगे जब मुख्य मुगल बादशाह जब कमजोर पड़ेगा तो पूरा जो साम्राज्य होगा बिखर जाएगा। ठीक है, तो मुगल जो साम्राज्य था वो किस प्रकार से था, केंद्रीय प्रणाली है। ठीक है, यानी केंद्र, ठीक है, केंद्र संस्थाएं उसमें रहती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार साम्राज्य के पतन में विध्वंसक परिणाम हुए। इस विचारधारा में कट्टरवादियों के विचार से पतन से देश में राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आ गई। लोग बोलते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत में अराजकता आ गई थी, भैया हर जगह मार काट, कोई नियम कानून है नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है। अराजकता को भी बोला जाता कि इस समय एक प्रकार से लोगों का विध्वंस सदी भी माना जाता 18वीं शताब्दी को। ठीक है, जब मुगलों का पतन हो रहा था। हाल की व्याख्याओं से इस पतन की संरचना पर ह्रास के रूप में, साम्राज्य के पतन के रूप में उभरने वाले क्षेत्रों पर आरोप लगा जाता है कि वह अब पहले से ज्यादा जितना उनका विकास था एक मुगल सूबे में रहा उससे अधिक विकसित नहीं कर पाई। यानी कहा जाता था कि जो मुगलों से अलग होकर के जो साम्राज्य बने, जो देसी रियासतें थी, मुगलों के समय जितना विकास हुआ था उतना ही विकास उनका रहा, यानी बहुत ज्यादा वो लोग डेवलप नहीं हो पाए। अगर मैं बात करूं जैसे बंगाल है, अवध है, ठीक है, मैसूर है, हैदराबाद है, सिंध है, पंजाब है, ठीक है, ये जो नए साम्राज्य बनते हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। मुगलों के समय जितना विकास हुआ था उतना ही विकास उनके समय भी हो पाया। जाट, सिख, मराठा की विरोधी आंदोलनों को या विचार लुटेरों के दलों से ज्यादा नहीं मानता था। एक प्रकार से लुटेरे, एक प्रकार से देखो, चाहे वो सिख हो चाहे मराठा हो, ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं, चाहे उन्होंने अलग बना लिया जरूर है। ठीक है, इसके विपरीत है कि जो घटनाओं को क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। साम्राज्य का केंद्रीय विचार,
जो साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत क्षेत्र केंद्रित विचार साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले सामाजिक समूहों को अपना केंद्र मानते हैं। उन्होंने किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को गति को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बल दिया। एक स्तर पर मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलतः बदल दिया, जिसने बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना की। दूसरे स्तर पर मराठा और सिख जैसी राजनीतिक शक्तियों का उदय होता। यानी भारत में क्या होता कि क्षेत्रों का उदय होता, अलग अलग क्षेत्र आ जाते ना, अलग अलग क्षेत्र का विस्तार हुआ ना। स्वतंत्र शक्तियां, अगर आप देखोगे 18वीं शताब्दी में इसको स्वतंत्र शक्तियां जो आती हैं, जैसे मैंने बोला कि अवध आ जाता है, पंजाब आ जाता है, ठीक है, बंगाल आ जाता है, अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का वही उदय होता है। इसी को बोलते हैं क्षेत्र केंद्रित विचार आ जाता है भारत में, क्षेत्रीय यानी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। मुगल जब एक बड़ा एम्पायर, सिंपल सी बात करूँ ना, आपके घर में ना, अगर घर में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके पूरे परिवार को बांध करके रखता है ना, जिस दिन वो व्यक्ति नहीं होगा ना, आपका परिवार टूट जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। मान लो आपके फादर हैं या आपके दादाजी हैं और आपके चाचा चाची और दुनिया भर के जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, सब एक साथ रहते हैं। जो परिवार को बांध करके रखता है, जो मुखिया है घर का, जिस दिन वो नहीं रहेगा तो घर में कोई कुछ करेगा, कोई अपनी करेगा और आपका घर का बंटवारा उसी दिन हो जाएगा। ये सच्चाई है। उसी प्रकार से समझ सकते हो कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जब मुगल आते हैं तो पूरी तरीके से मुगल बादशाह कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, यानी कहने का मतलब ना तो सेना है का समर्थन है, ना या जनता में उस प्रकार से उसकी अपील है या उसकी साम्राज्य पर उसकी पकड़ है, वैसी नहीं होती थी, ठीक है। तो वही कह रहे हो कि भाई जब घर का मुखिया कमज़ोर पड़ता है तो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग अपना अपना चलाने लग जाते हैं। तो वही लोग अपनी अपनी चला रहे थे इस देश में, ठीक है। वो पंजाब अलग कर रहा था, मैसूर अलग कर रहा था, हैदराबाद वाले कुछ अलग कर रहे थे, ठीक है। ये सब लोग अलग अलग अपनी अपनी चलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्षेत्रीय शक्तियों को परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत सारे लोग देखे भैया क्षेत्रीय शक्तियों को दे, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हो रही हैं, ठीक है। और 1750 के बाद की स्थिति के बारे में यूरोपीय विजयी विस्तारवादी, मुख्य रूप से ब्रिटेन, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूरोप का विस्तार हुआ भारत में। जिस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूत होती है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक प्रकार से यहाँ पर यूरोपवादी जो विचारधारा है उसका यहाँ पर विस्तार होते हुए भी हमें दिखाई देता है। यूरोपवादी जो विचारधारा थी, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, इसको संक्रमण काल भी बोला जाता है। यानी भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है कि भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ऐतिहासिक श्रेष्ठ परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी में भारत में फैली अराजकता को देश के इतिहास का क्षणिक और भयंकर भूल मानते हैं, जिसने पनपते हुए राष्ट्र को एक विदेशी शक्ति के अधीन कर अपने आप को उपनिवेश बना दिया। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी हैं इसको 18वीं शताब्दी को बहुत इसका नेगेटिव रूप में लिखते हैं कि एक प्रकार से हमारा जो देश था वो क्या बन गया भैया कि एक विदेशी शक्ति के उपनिवेश बन गया भारत, यानी अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया था ना, जिस प्रकार से अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से लेकर के कई सारे विचारधाराएं जो भारत में चलती हैं विचारों को लेकर के, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा कि मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। देखो भाई, मुगल साम्राज्य का पतन होता तभी तो 18वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है भाई। देखो औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगल जब कमज़ोर पड़ते हैं, यानी जो साम्राज्य है वो कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि औरंगजेब जो था ना, आपको पता होगा कि औरंगजेब ने अपना बहुत सारा समय मराठाओं के साथ लगा दिया, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब जो था वो दक्षिण में बहुत ज़्यादा अभियान उसके हैं, ठीक है। लगभग अगर देखोगे, अगर औरंगजेब ने 50 साल अगर मान ले हम शासन किया तो लगभग अपने शासन के 25 साल तो वो दक्षिण में ही व्यस्त रहा, ठीक है, वहीं रहता था और दिल्ली में बहुत कम रहता था। वही जब दिल्ली में नहीं रहता तो साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ा। और औरंगजेब के बाद जितने शासक आते हैं, फारूक सियार या और दुनिया भर के शासक आते हैं, ठीक है, जो भी आता है, क्या मैं फारूक सियर की बात करें चाहे और भी शासकों की अगर आप बात करोगे तो सारे ऐसे ही होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे नहीं। तो मुगल साम्राज्य का पतन आपसे पूछा जा सकता है और 18वीं शताब्दी का आरंभ होता है, यानी मुगल साम्राज्य के पतन से 18वीं शताब्दी की हम शुरुआत कहते हैं कि धीरे धीरे जो मुगल थे वह कमज़ोर होते चले जाते हैं, उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और नए नए क्षेत्र स्वतंत्र राज्यों का उदय भी होने लग जाता है 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, ठीक है। कमज़ोर शासक आ जाते हैं ना,
यानी मुगल क्या थे, कमजोर शासक थे और उनकी सांप्रदायिक नीति को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और मुगल जो बादशाह थे वो जिम्मेदारियां वो अपनी नहीं निभा पाए। ठीक है, और मुगल साम्राज्य आर्थिक और जागीरदारी संकट था, यानी मुगल साम्राज्य में आर्थिक संकट हुआ और जागीरदारी, क्योंकि एक प्रकार से किसी को भी जागीरदार बना देते थे। जो व्यक्ति योग्य नहीं होता था, अगर आप उसको जागीरदार बनेगी, योग्यता नहीं है फिर भी आपने उनको जागीरदार बना दिया तो क्या होगा, वो जागीरदार चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, यानी मनसबदारी और जागीरदारी एक प्रकार से कहा जाता है कि वही बट रही थी लोगों को बिना देखे। ठीक है, और एक प्रकार से मुगल साम्राज्य जब होता है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मुगलों की चौपट हो जाती है। किसानों का अधिक से अधिक शोषण भी होने लग गया धीरे धीरे। कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच एक प्रकार से असंतोष फैल गया, संघर्ष होने लग जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। ठीक है, अर्थव्यवस्था का पतन होता है। जागीरदारी एक प्रकार से अगर मनसबदारी देखोगे तो पूरी तरीके से इसका पतन हो जाता है। ठीक है, तो यही कह सकते हो कि भारत में अगर एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो मुगल धीरे धीरे औरंगजेब के बाद खत्म होने लग जाते हैं, कमजोर सा साम्राज्य आ जाता ना। और 1764 में 1764 में मुगल बादशाह भी बक्सर की लड़ाई में भाग रहे थे, बक्सर में। ठीक है, बक्सर के लिए मुगल बादशाह को भी हार का सामना करना पड़ता है और 26 लाख रुपए सालाना। ठीक है, उनको क्या पेंशनर, वेतन भोगी बन गए थे मुगल बादशाह, इस बात को ध्यान रखना, वेतन भोगी बन जाते हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा और आता जरूर है, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जो मैंने बताया है एक खास बातें हैं। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। 1.6 में देखोगे तो इसका चैप्टर का सारांश आ गया है। ठीक है, हेलो, सेकेंड चैप्टर है, देखिएगा यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 में हमें क्या देखना, मैसूर हम देखेंगे। ठीक है, और मैसूर के बाद हैदराबाद। ठीक है, अगर मेरी तरफ से देखोगे तो ये कई बार पूछते हैं कि वित्तीय प्रशासन बताओ। ठीक है, वित्तीय का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं। हैदराबाद और मैसूर को दोनों को साथ करके पूछेंगे। देखो एक चीज मैं बता दूं, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था पंजाब को लेकर के क्वेश्चन आया था। किसको आया था, सिख राज बोलो या पंजाब बोलो, सिख राज बोलिए या पंजाब कहिए, बात एक रहेगी। ठीक है, तो पिछली बार आया था जब जून में एग्जाम हुआ था, तो इस बार अगर मैं बोलूंगा तो मैसूर को आपको करना है और हैदराबाद को। ठीक है, दो स्टेट पढ़ने हैं हमें, टोटल 3 राज्यों के हम बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम मैसूर और हैदराबाद को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैसूर का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, देखिएगा एक चीज मैं बता दूं, देखो आप सबने जब आपको BHIC 133 रहेगी किताब रही होगी, उसमें आपने ना 2 राज्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो मैं बता दूं, आपने दक्षिण के 2 राज्य आपने पढ़े होंगे। कौन से 2 राज्य मैं बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा कृष्णदेव राय का जो साम्राज्य है आपने पढ़ा होगा। अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 साम्राज्य। ठीक है, एक मिनट, तो आपने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, BHIC 133 में पढ़ा होगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो आपको पता होगा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हमेशा आपस में लड़ते रहते थे ना, पता होगा ना, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे। तो भाई विजयनगर और बहमनी जब आपस में लड़ रहे थे तो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन होता है, उसी जगह पर वही विजयनगर जो होता है एक नए राज्य के रूप में, यानी मैसूर के राज्य में उसको वडियार जो आता है मैसूर, वही साम्राज्य को बोला जाता मैसूर। ठीक है, तो मैसूर वही था। विजयनगर बहमनी के बाद के नाम पर जो एक नया साम्राज्य था 18वीं शताब्दी में, उसको हम मैसूर कहते हैं। देखिएगा मैसूर राज्य हैदराबाद के दक्षिण में है, नहीं महाराष्ट्र के और उसके दक्षिण में है। देखो 18वीं शताब्दी में वडियार से लेकर के टीपू सुल्तान तक मैसूर के सभी शासक, एक और तो मराठा से विस्तारवादी चुनौती का सामना करना पड़ा, दूसरी बात हैदराबाद और कर्नाटक से विस्तारवादी चुनौती का निपटना पड़ता था। यानी कह सकते हो कि
जब ये भारत में मुगलों का जब पतन होता, जब स्वतंत्र शासक आते हैं, इंडिपेंडेंट शासक आ देते हैं, यानी क्षेत्रीय रजवाड़े आते हैं, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। यानी मैसूर हैदराबाद से लड़ता रहता था, और जो मैसूर होता था वो मराठों के साथ उसका युद्ध होता रहता था, या ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है। और मैसूर की जो स्थापना की उसने किसने की है? हैदर अली ने। किसने की मैसूर की स्थापना? हैदर अली। हैदर अली कौन है? टीपू सुल्तान के फादर हैं। कौन है? टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या है? हैदर अली। ठीक है। और हैदर अली ने उसकी स्थापना की। हैदर अली क्या थे? हैदर अली वडियार जो शासक हैं उनके यहां पर रहते थे। ठीक है। वडियार वंश के जो शासक थे, ठीक है, वडियार वंश का जो शासक था वो एक प्रकार से क्या था? बहुत कमजोर शासक था। उसके वहां पर 2 मंत्री थे। ठीक है। उन्हीं मंत्रियों की चलती थी। ठीक है। वो 2 मंत्रियों की चलती थी, और 2 मंत्रियों को हटा करके क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान के फादर यानी हैदर अली खुद शासक बन जाते हैं। ठीक है। हैदर अली ने एक प्रकार से उन्होंने हड़प लिया किसको? मैसूर को। ठीक है। वडियार राजा का वजूद शून्य कर दिया, और पहले दलवाई नजरअंदाज हैदर अली की सेवा करने वाले एक कर्मचारी की हैसियत से शुरुआत की थी। यानी हैदर अली जो थे एक प्रकार के छोटे कर्मचारी थे। उसने सेना को मजबूत करने, बेलगाम में स्थानीय सरदारों पोलीगारों को मजबूत करने में, तथा सुडाना, सेवा, नकारा, गुटी को अधीन करने में सैन्य प्रतिभा दिखाए। उसकी जीत का सबसे महान क्षण वह था जब उसने अंग्रेजी सेनाओं को मद्रास के अंदर 5 मील तक खदेड़कर 1769 में उन्होंने संधि को मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे कि मैसूर एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के रूप में कैसे मजबूत है। यानी जो मैसूर था 18वीं शताब्दी में जो भैया मैसूर है वह एक बड़ी पावर के रूप में, ठीक है, या बड़ी शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। ठीक है। जिसमें हम किसको पढ़ेंगे? टीपू सुल्तान को। इसी में 1762 में क्या होता है? टीपू सुल्तान हैदराबाद के मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है। और जब सेकंड जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तब युद्ध क्षेत्र में क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और वहीं से टीपू सुल्तान क्या करते हैं? हैदराबाद को संभालते हैं, मैसूर के शासक बन जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैसूर के युद्ध में सेना का और युद्धों का क्या काम रहा, देखो अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर में स्थानीय सरदारों का बड़ा रोल रहा। ठीक है। देखिएगा, यह समझने के लिए है कि मैसूर बहुत पहले से सैनिकीकरण जरूरी होगा। देखो मैसूर का जब से उदय हुआ वो लड़ाई ही करता रहता था अंग्रेजों से, इसलिए उसकी जो सेना थी वो बहुत मजबूत थी, उसका सैनिकीकरण बहुत मजबूत था। और वहां पे जो स्थानीय सरदार थे उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय सरदार खास तौर पर पोलीगार, जंगलों में शिकारी संग्रह के वंशज थे। यानी जंगलों में जो लोग शिकार करते हैं स्थानीय सरदार उन्हीं के वंशज होते थे, जिन्हें सैन्य कौशल हासिल कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य की सेवा में स्थानीय, यानी विजयनगर साम्राज्य की में अगर आप देखोगे तो स्थानीय सरदारों का बहुत महत्वपूर्ण था। और जब मैसूर आता है तो वहां पर भी जो स्थानीय सरदार हैं उनका एक बहुत ज्यादा वजूद है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वैसे भी देखोगे तो 18वीं शताब्दी में जो मैसूर है, मैसूर की सेना बहुत मौजूद है क्योंकि हमेशा युद्ध ही लड़ता रहा। मैसूर ने 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है। 4 युद्ध। आप कह सकते हो कि 1761 में जिस साम्राज्य का उदय होता है और 1799 में जिस साम्राज्य का मैसूर का पतन हो जाता है, इस छोटे से कार्यकाल में उसने 4 लड़ाइयां लड़ी। तो कह सकते हो कि भैया उसका जो सैन्य शासन है बहुत काफी मजबूत रहा। ठीक है। 18वीं शताब्दी में उसको कई सारे उसने प्रयास, देखो चिक्का देव वडियार जो राजा थे उन्होंने एक प्रकार से मैसूर के सैन्यीकरण में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। इस बड़ी सैनिक क्षमता को बनाए रखने के लिए उसने राज्य के अधिकारियों द्वारा इकट्ठा किया जाने वाला आम राजस्व बढ़ा दिया और सैनिकों के पास जो भूमि थी उसे राजस्व करों से मुक्त कर दिया। यानी मैसूर में सेना को मजबूत करने के लिए क्या किया गया था? राजस्व को बढ़ा गया था। भाई मैसूर में जो सेना थी, सेना को मजबूत करना, इसलिए जो राजस्व लिया जाता था वो बढ़ा दिया गया था। और जो मैसूर में जो सैनिक थे उनके पास जो जमीन होती थी उससे राजस्व नहीं लिया जाता, सैनिकों को भी जमीनें दी गई थी। हैदर अली धीरे धीरे मैसूर प्रशासन की सीढ़ी पर
ऊपर तक पहुंच चुका था, उसने अपने आप को ठीक तरीके से मजबूत किया। उसने भूमि के बड़े हिस्से को महत्वाकांक्षी योद्धाओं के हाथों नीलाम कर दिया, जिन्होंने राजस्व किसानों की हैसियत से स्थानीय सरदारों पर राजस्व ला दिया। हैदर अली ने इन सरदारों की स्वाधीनता पर कोई दावा नहीं माना और अगर किसी ने विरोध की कोशिश की तो उसको भूमि से खदेड़ दिया। इन सरदारों की गतिविधियों से क्षेत्र में सीमित कर हैदर अली ने फिर से उसके स्थानीय प्रभुत्व को तोड़ा। बेटा टीपू सुल्तान पोलीगारों को अधीन बनाने में अभी आगे बढ़ा। उसने निकाल देने के लिए उसकी भूमि को या तो निजी क्षेत्रों व्यक्तियों पे बांट दिया। यानी कह सकते कि पूरी तरीके से सेना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, सेना को मजबूत करने के, सेना को ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जा रही थी, क्योंकि भाई एक ऐसा साम्राज्य जो हमेशा लड़ाइयां लड़ रहा है, तो ऐसे समय हम कह सकते हैं कि अगर देखोगे मैसूर को सेना मजबूत रखनी बहुत जरूरी थी। कुछ मायनों में हैदर और टीपू ने सेनाओं के संगठन में कुछ कमजोरियों को खत्म करने की कोशिश की। यानी सेना में जिन प्रकार की, यानी मैसूर की सेना में जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने संगठन में यूरोपीय ढंग से अनुशासन को, यानी कह सकते कि मैसूर की जो सेना थी उसको यूरोप की तर्ज पर बनाया गया था, यानी यूरोपीय शासन, यूरोप के तर्ज पर सेना को मजबूत कराने की कोशिश की। उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों की भर्ती की, यानी मैसूर की सेना भैया फ्रांस के सैनिक भर्ती किए गए थे, ठीक है। सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए फ्रांस के लोगों को बुलाया गया था। इसके पास हैदर ने अधीन फ्रांसीसी सेनापति दालूदर की सेवा का ब्यौरा उपलब्ध है, जिससे पता चलता 1761 तक मैसूर सेना में फ्रांसीसी लोगों की गिनती काफी बढ़ गई थी। यानी मैसूर की सेना में फ्रांस के लोगों की संख्या काफी थी। इसमें पैदल सेना और तोपचियों के प्रशिक्षण में बदल, यानी तोपची जो तोप चलाते हैं उनको बोलते हैं तोपची, और पैदल सेना। इसने आधुनिक यूरोपीय तोपों का उपयोग किया। एक माहौल भी तैयार हुआ। उपयुक्त विचार इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम का है, जिन्होंने वडियार मैसूर के युद्ध का विशेष अध्ययन किया है। यानी इतिहासकार जो उन्होंने इसका अध्ययन, यानी कह सकते हैं कि जो मैसूर है सेना जो थी काफी मजबूत थी। सेना में स्थानीय लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया। सेना को मजबूत करना इसलिए राजस्व को बढ़ा दिया गया। सेना के जो सैनिक थे उनको जो जमीनें थी उस पर राजस्व नहीं लिया जाता था, और सेना को एक प्रकार से कह सकते हो कि फ्रांस की तर्ज पर या यूरोप की तर्ज पर पूरे फ्रांस को बना, यानी सेना को गठन किया गया। और फ्रांसीसी जो सैनिक होते थे वो मैसूर की सेना में रहते थे और वो क्या करते थे, लोगों को प्रशिक्षण भी दिया करते थे। कौन भैया? फ्रांस से जो सैनिक आए थे, ठीक है। मैसूर का शासन कैसा है, प्रशासन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए मैसूर का प्रशासन, हैदर के बाद टीपू की एक और उपलब्धि थी, प्रशासन के ढांचे को मजबूती प्रदान किया। यानी कह सकते हो कि मैसूर का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको मजबूत किया गया। असल में हैदर और टीपू ने वडियार के पुराने प्रशासन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने सेना और राजस्व को लेकर के सूचना तक प्रशासन में 18 नहीं कह सकते कि मैसूर में प्रशासन को सुधार करने के लिए कितने प्रकार के विभाग बनाए गए, 18 विभाग बनाए गए। अपनी क्षमता को दिखाने के लिए खंडेराव कटप्पा और मीर सादिक जैसे उच्च अधिकारियों को राजनीतिक खींचातान के बावजूद रखा गया। दरअसल रद्दो बदल उसी समय की गई जब ऐसे बड़े अधिकारियों के पैसों की गड़बड़ी में पकड़े गए। ब्रिटिश प्रशासक टॉमस मुनरो इस का यह मत था कि हिंदू और मुसलमान देसी शासक के अधीन व्यक्तिगत दौलत और महत्वाकांक्षा पाने की गुंजाइश थी। उसे देखते हुए साम्राज्य की कुलीन वर्गों ने कंपनी की सेवा में विनम्र मामूलीपन की जगह देसी शासकों के साथ जुड़ना पसंद किया। यानी कह सकते कि वो देसी शासकों के साथ जो होते थे लोग ज्यादा जुड़ते थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लोग नहीं जुड़े थे। यानी मैसूर का जो प्रशासन था उसको मजबूत करने के लिए टीपू सुल्तान चाहे हैदर अली, इन्होंने कई प्रकार के काम किए। पैसों में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, प्रशासन बेहतर चले, ईमानदारी के साथ चले, इसके लिए 18 प्रकार के विभागों को बनाया गया था। कहां पर? मैसूर का जो प्रशासन था, ठीक है। तो मैसूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैसूर को आपको जरूर पढ़ के जाना है। और ठीक है, और दूसरा, हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोगों को प्रशासन में रखा गया, किसी प्रकार का बिना भेदभाव किए, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों में बिना भेदभाव किए उनको प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाती थी, ठीक है। अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर का जो राजस्व था, ठीक है, मैसूर में अगर आप राजस्व की बात करोगे तो भूमि से प्राप्त राजस्व था। नहीं, मैसूर ज्यादा से ज्यादा जो राजस्व प्राप्त करता था, कहां से राजस्व आता था भैया? खेती से आता था, कृषि राजस्व ज्यादा था, ठीक है। और एक प्रकार से राजस्व को
लिया जाता था। भूमि का सर्वेक्षण करवाया जाता था और भूमि की सर्वेक्षण के बाद राजस्व को लागू किया गया था। राजस्व ज्यादा लिया जाता था। वित्तीय हम बात करेंगे तो राजस्व जमीनों से लिया जाता था। आलमदार जो होता था वह राजस्व को क्या करता था, लेता था। ठीक है, भूमि का संरक्षण मजबूत किया गया था। अधिक से अधिक राजस्व के लिए राज्य के हितों में किसानों के हितों को बीच एक सूत्र बनाया। टीपू ने राजस्व किसानों की रक्षा करने के लिए खास अधिकारियों को खेती करने के अधिकार न देने के कई उपाय किए। यानी जो अधिकारी होते थे वो खेती नहीं करते थे, किसान ही खेती करते थे, अगर आप देखोगे। ठीक है, यानी कह सकते हो कि देखो जब आपका शासन कमजोर रहेगा ना तो आप जहां से राजस्व आएगा, ठीक है, रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, इसलिए कृषि में बहुत प्रकार के परिवर्तन किए गए थे और कई प्रकार के उन्होंने चेंजों को भी किया था ताकि हम खेती से ज्यादा राजस्व को इकट्ठा कर सकें। व्यापार से भी राजस्व प्राप्त होता है। अगर हम बात करें जैसे व्यापार में अगर आप देखोगे तो व्यापारियों में जैसे अंदरूनी और बाहरी व्यापार और राजस्व खेती को एक साथ जोड़ते थे। अगर आप देखो टीपू सुल्तान ने व्यापारियों तथा उनके व्यापार को अहमियत को समझा। उसने असुफा को नियुक्त किया और वह अधिकारियों को प्रशिक्षित करें जिससे वह व्यापार को काबू रखने में टीपू के द्वारा स्थापित व्यापार केंद्रों को चला सकें। राज्य के अधिकारियों के जमा किए गए राजस्व पर इन व्यापार केंद्रों के लिए व्यापारी पूंजी उपलब्ध कर रही थी। यानी कह सकते हो कि मैसूर में जो था राजस्व जो था वह तो भाई खेती से आता था, दूसरा व्यापार से भी राजस्व काफी वसूला जाता था। ठीक है, तो मैसूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हैदराबाद को, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हैदराबाद को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भाई हैदराबाद क्या था, देखो ऐसा लगता है कि हैदराबाद राजतंत्र ने मैसूर को राजतंत्र से अलग किस्म के ढांचे को अपनाया। यानी मैसूर का जो प्रशासन था, जो राजतंत्र था अलग था, हैदराबाद का अलग है। यहीं से यहाँ शुरू के दिनों में मुगल प्रभाव कहीं अधिक था। यानी जो हैदराबाद था उसमें मुगलों का प्रभाव हमें अधिक दिखाई देता है। आमतौर पर मुगल साम्राज्य के दिनों में दक्कन के सूबेदार को हैदराबाद में नियुक्त किया जाता है। जो दक्कन का सूबेदार होता था वही हैदराबाद का होता था। यहाँ पर मुगल प्रशासन प्रणाली को लागू करने के, यानी जो हैदराबाद था, हैदराबाद भी एक स्वतंत्र शासक है, स्वतंत्र आया था और हैदराबाद की जो प्रशासन था वो पूरी तरीके से मुगलों की तरह ही था। लगातार मुगल मराठा टकराव और अंदरूनी तनाव के बावजूद इस प्रणाली ने दक्कन में मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को मुखर किया, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप यह प्रणाली संकट में पड़ गई। निजाम आफत जहां, ठीक है, आफत जहां ने मुगल सम्राट को 1713 में पहले सूबेदार यानी प्रांत प्रभावी बनाया, लेकिन 1724 में अपने प्रतिद्वंदी मुगल नियुक्तों पर सैन्य विजय के बाद उसने अपने हाथों में दक्कन की बागडोर रखी। इस दौर में वह दक्कन में ही रहा और नियुक्त किए गए प्रभावी को छोड़कर वह मुगल दरबार में गया। इसके बाद उसने हैदराबाद से मुगल अधिकारियों को हटा दिया और अपनी जगह अपने आदमी को बिठा दिया। उसने संधि करने, युद्ध करने तथा मनसब और खिताब देने के अधिकार अपने हाथों में ले लिए। धीरे धीरे मुगल अधिकार कुतबा पढ़ने तक ही सीमित रह गया। निजाम अली खां पता कौन है? हैदराबाद की स्थापना करने वाले का नाम है निजाम अली खां। ठीक है, के समय तक आते आते कर्नाटक मराठा और मैसूर ने अपने राज्य के दावों को सुलझा लिया। हैदराबाद एक किस्म का स्थिर राजनीतिक ढांचा उभर के सामने, यानी निजाम अली जो था, निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क ने क्या किया है, हैदराबाद की स्थापना की। और निजामुल मुल्क जो है ना, ये मुगल जो बादशाह होते थे मुगल दरबार में रहता था। निजामुल मुल्क बोलोगा गया था भैया जो दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। किसको? निजामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया। और उसने क्या किया, हैदराबाद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था। किसने? निजामुल मुल्क ने। और हैदराबाद की किसने स्थापना की? निजामुल मुल्क ने। इसलिए शायद आपने सुना हैदराबाद के निजाम, सुना होगा ना, निजाम। ये जब भारत आजाद होता है तो हैदराबाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, आपको पता होगा ना। तो वहां पर क्या था, निजाम था ना। तो वही निजाम वहीं के खानदान के लोग थे जो वहां पर करते थे। तो ये जो मुगलों के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुल मुल्क, ये दरबारी था, दरबार में बैठता था। लेकिन इसको बाद में बोला कि भाई जाओ तुम दक्कन को देखो, और दक्कन भी हैदराबाद के अंडर में था। जो दक्कन का सूबेदार होता था वही हैदराबाद को देखता था। तो इसने क्या किया, दक्कन के सूबेदार रहते रहते इसने हैदराबाद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया खुद को। और ठीक है, और इसने किया
देखो युद्ध और अगर हम सेना की बात करें हैदराबाद, देखो हैदराबाद और मैसूर बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों को अपोजिट है, इसलिए पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अन्य जगहों की तरह हैदराबाद में उभरने वाला राजतंत्र एक अहम अंग सेना ही थी, यानी हैदराबाद में भी सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी। निजामुल मुल्क ने मौजूदा जागीरदारों को बने रहने की नीति अपनाई, यानी जो जागीरदार थे जागीरदारों को उसने हटाया नहीं। मुगल टाइम में जो जागीरदार थे तो हैदराबाद जब स्वतंत्र शासक बना तो उन्हीं जागीरदारों को रखा, किसने? निजामुल मुल्क ने। सेनापति और उसके सैनिक अपने निजी नियुक्ता खासतौर पर सामंतों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी जो हैदराबाद है वो सामंती शासन है, सामंतों का बहुत ज्यादा यूज करता है। सामंत का मतलब समझते हो राजा के अंदर में राजा बना देना, भाई मैं राजा हूं किसी को दे दूं, तुम फलानी जगह देगा, तुम फलानी जगह तुम राजस्व ला करके, यानी सामंतवाद है हैदराबाद में। हैदराबाद किस प्रकार का शासन है? सामंतवाद, यानी यहाँ पर क्या है कि पूरा बांट दिया गया है, ठीक है, रख रखाव के लिए और चीजों के लिए, ठीक है। सामंती राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ की स्थिति मैसूर के इस मायने से अलग थी कि यहाँ हैदराबाद स्थानीय सरदारों के अधिकारों को ज्यों त्यों बने रहने दिया, यानी स्थानीय जो सरदार थे वो पावरफुल थे, ठीक है। मुगल सेना की तरह हैदराबाद की सेना का रखरखाव निजाम के खजाने में सामंतों द्वारा के लिए नगद भत्ते से किया जाता है। जिस प्रकार से मुगल सेना का रखरखाव किया जाता था उसी प्रकार के हैदराबाद की जो सेना है उसका भी रखरखाव किया जाता था नगद भत्ते के द्वारा। सेना में मराठा, यानी अगर मैं हैदराबाद की सेना की बात करूं तो हैदराबाद की सेना मराठा है, कर्नाटक का नवाब, मैसूर अंग्रेजों के अंकुश रखने के महत्वपूर्ण निवेदन। हालांकि ऐसा मैसूर में नहीं था, फिर भी हैदराबाद राज्य के वित्त को सीधा सीधा युद्ध में लगाने के लिए तैयार करने का प्रयास मैसूर के मुकाबले निश्चित रूप से कमजोर दिखाई देता है। यानी अगर देखोगे तो हैदराबाद में सेना पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए गए। आइए हम वित्त के मुख्य साधन यानी भूमि राजस्व की ओर ध्यान दें और राजस्व किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता था। देखो जो हैदराबाद है, हैदराबाद में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जमींदारी जागीरदारी को बहुत ज्यादा रोल दिया, यानी सामंत रखे गए। देखो हैदराबाद की भू राजस्व प्रणाली मैसूर की भू राजस्व प्रणाली से इस मायने में फर्क था कि टीपू और हैदर अली ने राजस्व को एक बड़ी नौकरशाही के जरिए सीधे काबू करने की कोशिश की थी। यानी जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान है इन्होंने लोगों को नौकरी पर रखा था, भैया तुमको राजस्व इकट्ठा करना है, जैसे लोग अब नौकरी पर। तो लेकिन हैदराबाद की बात करो तो हैदराबाद जो था उन्होंने बिचौलियों को दे दिया काम, ठीक है, मीडिएटर बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और मीडिएटर एक प्रकार से क्या करेगा? शोषण करेगा। इस प्रकार डिफरेंट है, ठीक है भाई। हैदराबाद में जो राजस्व का इकट्ठा की जा रहा है, राजस्व किस प्रकार से इकट्ठा किया जा रहा है हैदराबाद में? हैदराबाद में कैसे किया? बिचौली आ गए, मीडिएटर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैसूर में देखोगे तो मैसूर में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, वो लोग लेकर के आते हैं, उनको वेतन भोगी हैं। इतिहासकार एएम नाइम ने इजारा और राजस्व खेती के वजूद की बात कही है। दूसरे तमाम ऐसे पेशकार जमींदार थे जिनकी भूमि का सरकारी तौर पर आकलन नहीं होता था, लेकिन उन्हें अपने आकलन खेतों के हिसाब से एक सालाना अंशदान या पेशकश देनी होती थी। तीसरे नईम के अनुसार जहां जमींदारों और देश पांडे गांव के प्रधान होते थे, राज्य के आकलन के आधार पर भू राजस्व देना होता था, वहां भी उनकी सहमति ली जाती। यानी एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो हैदराबाद में जो मीडिएटर हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा, यानी एक प्रकार से किसानों की बिल्कुल भी नहीं चलती है, किसानों का शोषण भी कह सकते हो, यानी वहां पर सामंतवाद है, ठीक है। राजस्व के लिए तो यह समझा जा सकता है कि वहां उत्पादन का 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कम ही होता था कि इस अनुपात में राजस्व इकट्ठा हो। अगर आप देखोगे तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद में जो राजस्व होता था जितना इकट्ठा करना था उतना इकट्ठा ही नहीं हो पाता था, ठीक है, जितना सोचा जाता था। राज्य और भू राजस्व दाताओं के बीच बिचौलियों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि राज्य की इकट्ठा की रकम में जमाबंदी जमींदारों की सहमति से तय हुई आकलन का रकम कालिमा से हमेशा कम होता था। जैसा कि नाम में लिखा, इन दोनों कालिम और राजस्व, यानी कह सकते हो कि जितना राजस्व इकट्ठा करना चाहिए था उतना राजस्व नहीं इकट्ठा होता था, बिचौलिए ही ज्यादा से ज्यादा राजस्व को खा जाते थे, एक प्रकार से अगर आप देखोगे, ठीक है। हैदराबाद में जागीरदारों या राज्य की सेवा के लिए मिलने वाली भूमि पुश्तैनी होती थी, यानी हैदराबाद में जो लोगों के पास जमीन होती कैसी थी भैया? पुश्तैनी। मैसूर में तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद ने इसके लिए कोई गंभीर उपाय नहीं किया, यानी पुश्तैनी जमीन रहती थी और हैदराबाद ने कोई काम नहीं किया। यही नहीं
जागीरदार पुश्तैनी विरासत का फायदा उठाते हुए इतने मजबूत हो गए कि वास्तविक राजस्व में गिरावट आने के संदर्भ में इस बात पर कोई सवाल नहीं उठता। जागीरदारों को जो रकम सचमुच मिलने चाहिए उसकी जागीरदारों में उन्हें मिलने वाले राजस्व से कम हो गया। एक प्रकार से जागीरदार बहुत ज्यादा कमा रहे थे और राज्य को पैसा उतना नहीं मिल पा रहा था। हैदराबाद में ऐसी स्थिति थी। हैदराबाद के भू राजस्व प्रशासन में आमिल यानी प्रांतीय प्रधानों के नीचे अधिकारी होते थे। नियमित आकलन और सर्वेक्षण के उपाय किए जाते थे। खेती करने वालों का राज्य की कर्ज और मोहलत की नीति के जरिए हौसला बढ़ाया जाता था, मगर ये सभी संभावनाएं बिचौलियों की ताकत और अहमियत को ने खत्म कर दी। हमने ऊपर देखा है कि भूमि का राजस्व के आकलन और जमा करने में निर्णायक थी। इसका निजाम के अधीन हैदराबाद ने राजतंत्र को बनाने में महत्वपूर्ण असर पड़ने लगा। वहां बिचौलियों का स्वतंत्र तौर से एक ऐसा नेटवर्क मौजूद था जो उच्च स्तर पर ताकत और असर चलाने वाली होड़ के लिए राजनीतिक आधार बने। नहीं कह सकते कि अगर हैदराबाद में देखोगे तो एक प्रकार से जो बिचौलिए हैं और जो जागीरदार हैं वो एक प्रकार से उनकी भूमिका ज्यादा है। भू राजस्व जितना सोचा गया भैया उतना भू राजस्व इकट्ठा भी नहीं हो पाता था। ये हैदराबाद की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, अगर आप हैदराबाद को देखोगे तो जितना राजस्व सोचते थे उतना राजस्व इनका इकट्ठा भी नहीं होता था। ये सोचते थे भैया थोड़ा ज्यादा राजस्व मिल जाए, उतना राजस्व इनको मिलता नहीं था या उतना राजस्व कलेक्ट भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा जो इसमें पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे दो, मैंने आपको मैसूर और हैदराबाद, इससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मैसूर और हैदराबाद से रिलेटेड कई बार पूछा जा सकता है कि हैदराबाद और मैसूर में राजस्व प्रशासन बताओ। दोनों का पूछेगा, राजस्व किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता था या प्रशासन दोनों का कैसा है, इस प्रकार से कई बार दोनों को रिलेट करके पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछली बार सिख राज के बारे में आया था। ठीक है, सिख राज को लेकर के उन्होंने सवाल पूछा था। ठीक है, तो सिख राज की जो स्थापना यानी पंजाब की स्थापना किसने की है, आपको मैंने अभी नाम भी बताया था उसकी, जो स्थापना उन्होंने की है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, रणजीत सिंह ने। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें की पंजाब की उन्होंने स्थापना की है। और महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब पहले मिसलों में बटा हुआ था, 12 प्रकार की मिसलें उसमें होती थे। उसमें जो सुकर चकिया मिसल थी उनके पिता थे और बाद में सुकर चकिया मिसल को ही 12 प्रकार की मिसलें थी, अन्य मिसलों को जीत करके उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की जिसको हम बोलते हैं पंजाब। नया साम्राज्य उन्हें महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पंजाब की स्थापना की है। तो पंजाब पिछली बार आया था। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं कि हैदराबाद और मैसूर को जरूर ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद और मैसूर किस प्रकार से, टोटल इसमें हमें 3 राज्य पढ़ना जो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। ये 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, बाकी चैप्टर कोशिश करूंगा कि आपको कल बता दूंगा। डेली मैं 2-2 चैप्टर करके, 1-2 चैप्टर करके मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा और इसको देखिएगा। और मैं 2 चैप्टर जो मैं भेजा हूँ ना, इसको रीड जरूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी मैं जितना स्टोरी होती है, क्या क्या ज़्यादा पूछा जा सकता है वो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है।